नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। मित्रों, आज हम एक ऐसे संशोधन अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे जो भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है, एक बहुत ही मील का पत्थर माना जाता है। इस अधिनियम को आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे संशोधन अधिनियम के बारे में जो संपूर्ण भारत में 6 से 14 वर्ष जो संपूर्ण भारत में 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था का प्रावधान करता है। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे संशोधन अधिनियम के बारे में जो भारत में शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में मान्यता देता है, मौलिक अधिकार के रूप में उसको मान्यता देता है। तो मित्रों, ये जो संशोधन अधिनियम है ये भारत में खास करके विशेष रूप से शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये एक ऐसा संशोधन अधिनियम है जिसने एक ही साथ भारतीय संविधान के 3 भागों में संशोधन का प्रावधान करता है। इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान के 3 भागों में बदलाव किया गया, व्यवस्थाएं बदली गई। तो मित्रों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और हम आगे बढ़ें इसके पहले जरा सा हम ये देखते हैं कि वो 3 भाग हैं कौन जिसमें संशोधन किया गया, जिसमें बदलाव किया गया इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से। उसके बाद फिर हम बारी बारी से स्टेप टू स्टेप सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि वो 3 भाग कौन हैं जिसमें संशोधन किया गया भारतीय संविधान के 3 भाग में, और वो कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। उसके बाद फिर हम बारी बारी से सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। छियासीवें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान के 3 भागों में बदलाव किया गया, 3 भागों में संशोधन किया गया। पहला है भाग 3, इसमें अनुच्छेद 21 कैपिटल ए जोड़ा गया। फिर वो दूसरा भाग है भाग 4, इसमें अनुच्छेद 45 में नया प्रावधान लाया गया, मतलब एक नया प्रावधान प्रतिस्थापित किया गया, क्योंकि इसका 45 में जो पुराना प्रावधान था उस प्रावधान को हटा दिया गया, उसके स्थान पर नए प्रावधान को लाया गया। और वो तीसरा भाग है जिसमें बदलाव किया गया, वो है भाग 4 कैपिटल ए, अनुच्छेद 51A में बदलाव किया गया। तो ये आपने देखा कि ये जो संशोधन अधिनियम है इसके माध्यम से भारतीय संविधान के 3 भागों में बदलाव किया गया, 3 भागों में संशोधन किया गया, और ये तीनों भाग आपके सामने हमने लिख दिए हैं। अब इन तीनों भागों में कहीं पर नया अनुच्छेद जोड़ा गया, कहीं पर पुराने प्रावधान को हटा करके उसके स्थान पर नया प्रावधान लाया गया, मतलब नया प्रावधान सब्स्टिट्यूट किया गया, प्रतिस्थापित किया गया। और भाग 4A जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है, तो उसमें क्लास के जो 11वां मूल कर्तव्य है उसको बढ़ाया गया। तो अब हम बारी बारी से देखेंगे कि किसमें
क्या प्रावधान किए गए, कहां पर क्या बदलाव किया गया, जो नया अनुच्छेद भारतीय संविधान में ऐड किया गया उसमें क्या प्रावधान है, वो तमाम सारी चीजों को हम विस्तार से देखेंगे। तो आइए अब हम एक एक बिंदु को सिलसिलेवार ढंग से लेते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। तो इसमें जो पहला भाग है, और इस पर चलने से पहले एक जो जरूरी चीज है वो जान लीजिए आप लोग। जो 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 है, ये एक्ट तो बन गया 2002 में, मतलब भारतीय संविधान में व्यवस्था कर दी गई, प्रावधान कर दिया गया कि भारत राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन उपलब्ध कराएगा। इस प्रकार का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान में 2002 में कर दिया गया। लेकिन यह प्रावधान लागू कब होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो प्रावधान है, ये प्रावधान तो भारतीय संविधान में 2002 में ही कर दिया गया, लेकिन यह प्रावधान लागू होता है 1 अप्रैल 2010 से लागू होता है। और आपने राइट टू एजुकेशन एक्ट का नाम सुना होगा, RTE। राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो कि 2009 में पारित किया गया। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट भारतीय संसद ने 2009 में बनाया और उसे लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 से। तो ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ये क्यों लाया गया? ये इसलिए लाया गया क्योंकि जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 है, उसके फॉलोअप के लिए, उसके अनुपालन के लिए, भाई चूंकि संविधान में हमने व्यवस्था कर दिया, अब हमें उसे ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करना है, उसे हमें व्यवहार रूप में क्रियान्वित करना है, उसे इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए भी तो एक प्रावधान हमें करना पड़ेगा। तो जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 को अमली जामा पहनाने के लिए प्रावधान लाया गया। इसी के माध्यम से 86वें संवैधानिक संशोधन को व्यवहारिक रूप में चरितार्थ किया गया, उसे व्यवहार रूप में लागू किया गया। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE 2009 में भारतीय संसद ने बनाया और 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ। 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ। तो 1 अप्रैल 2010 की जो तिथि है, 1 अप्रैल 2010 की जो तिथि है, वो भारत के इतिहास में शैक्षिक दृष्टिकोण से शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी तारीख मानी जाती है, क्योंकि इसने भारत में जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, मुफ्त में अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। और इसके माध्यम से जो भारत में जो प्राइमरी एजुकेशन है वो सब बच्चों को उपलब्ध हो सके, कोई भी बच्चा उससे वंचित न रह जाए, कोई भी बच्चा उससे बाहर न रह जाए। तो इस प्रकार का प्रावधान किया गया ताकि कम से कम जो बेसिक एजुकेशन है, जो प्राइमरी एजुकेशन है, वो हर बच्चे को मिल सके, उसमें संसाधन का अभाव न आड़े आए, उसमें जो कुछ फैमिली जो गरीब हैं, जो शिक्षा का जो खर्च है उसको नहीं वहन कर सकते हैं, तो वो जो एक प्रॉब्लम है धन को लेकर के, पैसे को लेकर के, गरीबी की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो ये जो बाधाएं थी, ये जो हिंड्रेंसेस थे, उनको हटाने का प्रयास किया गया इसके माध्यम से। तो मित्रों, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 वो सिर्फ और सिर्फ 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 को अमली जामा पहनाने के संबंध में एक प्रावधान है। और इसी के माध्यम से, इसी एक्ट के माध्यम से हमने ये जो 2002 का जो अमेंडमेंट एक्ट है उसको हमने
व्यवहारिकता के धरातल पर उतारा, उसे हमने व्यवहारिकता के धरातल पर चरितार्थ किया। तो ये रही। अब हम देखते हैं कि जो भारतीय संविधान के 3 भागों में बदलाव किया गया इस अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से, इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से, उस पर अब हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। उसमें जो पहला भाग आता है, भाग 3, और भाग 3 में अनुच्छेद 21 कैपिटल ए जोड़ा गया। भाग 3 में अनुच्छेद 21 से 21 कैपिटल ए जोड़ा गया और इसमें यह प्रावधान किया गया। अब देखिए इसके माध्यम से क्या हुआ, चूंकि ये पार्ट 3 है, पार्ट 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है वो फंडामेंटल राइट्स से संबंधित है, उसका जो शीर्षक है वो फंडामेंटल राइट्स है। तो इसके माध्यम से क्या हुआ कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार है, एक चीज। और दूसरी चीज क्या हुआ कि इसमें यह प्रावधान किया गया कि भारत राज्य 6 से 14 वर्ष, भारत राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान उस रीति से करेगा जैसा कि राज्य कानून के द्वारा निर्धारित करे। तो 21 कैपिटल ए में यह प्रावधान किया गया और इस प्रावधान के माध्यम से भारत में शिक्षा के अधिकार को, राइट टू एजुकेशन को, फंडामेंटल राइट्स का स्तर प्रदान किया गया, फंडामेंटल राइट्स के रूप में उसको मान्यता दी गई। और ताकि जो भारत में गरीबी की वजह से मतलब कि जो आर्थिक विपन्नता के कारण जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, जो प्राइमरी एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं, जो उससे छूट जाते हैं, तो उनको भी इसमें शामिल किया जाए और संपूर्ण भारत में हर बच्चा प्राइमरी एजुकेशन को प्राप्त कर सके, वो गरीबी के कारण अन्य किसी कारण से शिक्षा से वंचित न रह पाए। इसीलिए प्रावधान किया गया कि भाई इसको हम फंडामेंटल राइट्स का स्वरूप प्रदान करते हैं और भारत में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को हम शिक्षा उपलब्ध कराएंगे, सभी बच्चों को हम स्कूल लाएंगे, उनका बौद्धिक विकास करेंगे, उन्हें हम एक अच्छा नागरिक बनाएंगे। तो शिक्षा ही वह माध्यम है। तो 21 कैपिटल ए में ये प्रावधान किया गया और ताकि बच्चों को शिक्षित किया जा सके। और ये सही बात है कि देखिए एजुकेशन ही वह माध्यम है, एजुकेशन ही वह माध्यम है जिसके माध्यम से जिसके द्वारा आप बच्चों का संपूर्ण विकास कर सकते हैं, उनका वो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, मतलब जैसे ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, तो वो माध्यम शिक्षा ही है। शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है। शिक्षा के अलावा आप किसी भी तरीके से जो मानव मस्तिष्क है, जो बच्चों का बौद्धिक विकास है, जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है, वो नहीं हो सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ साधन है शिक्षा। तो शिक्षा वैसे भी एक बहुत ही अमूल्य निधि है, इसके बारे में जितनी चर्चा की जाए कम है। और मित्रों, यहाँ पर हम 2 मुकदमे का उल्लेख करना चाहेंगे जिसने भारत में शिक्षा के अधिकार को फंडामेंटल राइट्स का स्वरूप प्रदान करने में बड़ा ही अहम योगदान दिया, बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इसके लिए हम भारत के सुप्रीम कोर्ट को बधाई देते हैं, उसको हम साधुवाद देते हैं कि उन्होंने जहां भी जब भी जरूरत पड़ी है भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में, भारतीय लोकतंत्र को स्ट्रांग बनाने में बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। तो इस संबंध में जो 2 बड़े ही महत्वपूर्ण मुकदमे हैं, जिन मुकदमों ने भारत में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का स्वरूप प्रदान करने में, मौलिक अधिकार का स्तर दिलाने में बहुत ही डिसाइसिव रोल प्ले किया है, वो 2 मुकदमे हैं। उसमें एक आता है मोहिनी जैन वर्सेस
कर्नाटक राज्य, ये 1992 का मुकदमा है। और दूसरा मुकदमा है उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य यानी स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये 1993 का केस है। इन दोनों मुकदमों ने भारत में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का स्वरूप प्रदान करने में, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का स्तर प्रदान करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही डिसाइसिव रोल प्ले किया। देखिए इस मुकदमे में क्या हुआ कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा को मानव के जीवन से जोड़ा, शिक्षा को यानी शिक्षा के अधिकार को मानव जीवन से जोड़ा, मानव प्राण से जोड़ा। तो शिक्षा को इस मुकदमे के माध्यम से, इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसमें उन्होंने शिक्षा को मानव जीवन के साथ जोड़ा। और इस मुकदमे में अर्थात कि जो मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटक ऑफ स्टेट यानी कर्नाटक राज्य का जो मुकदमा है, उस मुकदमे में जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया उसमें उन्होंने शिक्षा को मानव जीवन के साथ जोड़ा, शिक्षा को मानव जीवन के लिए अभिन्न चीज बताया और कहा कि शिक्षा मानव जीवन के लिए अभिन्न चीज है, इसके बिना मानव का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है, तो इसलिए शिक्षा मानव के लिए अनिवार्य है, जरूरी है। और ये जो उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य 93 का मुकदमा है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा को मानव का यानी भारतीय नागरिकों का संवैधानिक अधिकार माना और कहा कि इसे मौलिक अधिकार के रूप में माना जाना चाहिए। तो उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य 93 का जो मुकदमा है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा को मानव का संवैधानिक अधिकार माना और कहा कि इसे एज ए फंडामेंटल राइट्स, एज ए मौलिक अधिकार के रूप में माना जाना चाहिए। तो इन दोनों मुकदमों ने भारत में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का स्वरूप प्रदान करने में, उसे फंडामेंटल राइट्स का स्टेटस प्रदान करने में बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही डिसाइसिव रोल प्ले किया। और इन सारे मुकदमों को ध्यान में रखते हुए, इन सारे मुकदमों को आलोक में रखते हुए अंततः भारतीय संसद ने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 बनाया और उसमें शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना और इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से पार्ट 3 में नया अनुच्छेद आर्टिकल 21 कैपिटल ए जोड़ा। अब हम आते हैं दूसरे भाग पर जिसमें संशोधन किया गया इस एक्ट के माध्यम से, वो है पार्ट 4 डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 4 डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इसमें का जो अनुच्छेद 45
अनुच्छेद 45 में क्या प्रावधान किया गया? यहाँ पर अनुच्छेद 45 में जैसे कोई मतलब कि थोड़ा बड़ा संशोधन नहीं किया गया। यहाँ पर क्या हुआ कि जो पुराना का पुराना प्रावधान था उसको हटा दिया गया, उसके स्थान पर एक नया प्रावधान लाया गया, नए प्रावधान को प्रतिस्थापित किया गया, सब्स्टिट्यूट किया गया। जो नया प्रावधान है उसमें ये प्रावधान है कि जो भारत राज्य है वो शैशव काल से लेकर के शैशव पूर्व की जो अवस्था है वहां से लेकर के 6 वर्ष तक, यानी 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल करेगा और उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा। एक चीज जो विशेष रूप से ध्यान देने वाली है वो ये कि जो पार्ट 3 में जो आर्टिकल 21 कैपिटल ए जोड़ा गया वहां पर 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का प्रावधान किया गया है। और इसमें जो है जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल 45 है। यहाँ पर ये कहा गया है कि राज्य शैशव पूर्व जो बच्चों वहां से लेकर के 6 वर्ष तक बच्चों की देखभाल करेगा और उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा। तो यहाँ पर 0 से 6 वर्ष तक के लिए बच्चों के प्रावधान, 0 से 6 वर्ष तक के एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके बारे में प्रावधान किया गया है कि राज्य उनकी देखभाल करेगा और व्यवस्था करेगा। और इसमें जो पुराना प्रावधान था, इसमें जो आर्टिकल 45 में जो पुराना प्रावधान था वो क्या था? उसमें ये प्रावधान था कि भारत राज्य इस संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के भीतर, भारत राज्य इस संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के भीतर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की व्यवस्था करेगा। कहने का सही है, उदाहरण के माध्यम से इसे समझ लीजिए। इसमें यह कहा गया कि भारत राज्य इस संविधान के लागू होने की तिथि से 10 वर्ष के भीतर, अब भारत का संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद उसी दिन लागू हो गए थे, और बाकी संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। देखिए वहां पर सिर्फ ये लिखा गया कि संविधान के लागू होने की तिथि से 10 वर्ष के भीतर। अब वहां पर डेट ये नहीं बताई गई कि 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950। तो प्रोबेबली संभवतः वो आप 26 जनवरी 1950 को मान के चलिए। तो अब इस नजरिए से देखा जाए तो संविधान लागू होने की तिथि से 10 वर्ष के भीतर, अर्थात कि भारत राज्य किसी भी हाल में ये जो प्रावधान है कि संविधान लागू होने की तिथि से 10 वर्ष के भीतर भारत के सभी बच्चों, भारत के जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का प्रावधान और फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की व्यवस्था करेगा। तो भारत को यह प्रावधान हर हाल में 1959 में ही या मान लीजिए कि 1960 में, क्योंकि 26 जनवरी 1960 को 10 साल पूरा हो जाएगा, तो 1959 में मतलब जो मैक्सिमम जा सकता था उस समय 1959 में इन्हें लागू करना था। लेकिन भारत को आजाद हुए कितने वर्ष हो गए?
और ये प्रावधान लागू होता है 1 अप्रैल 2010 को। हालांकि शिक्षा के संबंध में प्रयास निरंतर जारी थे सरकार के माध्यम से और भी संस्थाओं के माध्यम से, लेकिन जो डीपीएसपी में जो प्रावधान था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, वो चीजें हो नहीं पा रही थी। अब चूंकि वो भाई डिपेंड थी कि भारत राज्य की सामर्थ्य के ऊपर, चूंकि डीपीएसपी का जो प्रावधान है इसके पीछे जो पार्ट 4 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इनको लागू करवाने के लिए आप किसी भी न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते हैं। इनके पीछे कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, कोई कानूनी दबाव नहीं है कि सरकार इसे लागू करे ही करे। तो ये पूरी तरीके से क्या हुआ कि भारत राज्य की क्षमता पर डिपेंड था। अब चूंकि भारत राज्य की क्षमता उस समय नहीं हो सकी थी या और क्या कारण थे, जो भी रहे हों, तो वो प्रावधान लागू नहीं किया गया। और वो प्रावधान लागू होता है 1 अप्रैल 2010 से, जब भारत राज्य अपने को इस स्थिति में पाता है कि हम अब इस प्रावधान को लागू कर सकते हैं, इस पर जो आने वाला खर्च है हम उसको वहन कर सकते हैं। तो अब ये लागू किया गया और इस संबंध में कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। डीपीएसपी में जितने भी प्रावधान हैं, भारतीय संविधान का जो भाग 4 है, इसके पीछे कोई भी कानूनी प्रेशर, कानूनी बल नहीं है कि सरकार यदि किसी प्रावधान को लागू नहीं करती है तो आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, जैसा कि पार्ट 3 के संबंध में प्रावधान है। लेकिन पार्ट 4 में जो भी प्रावधान है वो भारत राज्य की सामर्थ्य पर, भारत राज्य की सक्षमता पर निर्भर करता है कि भारत राज्य उस कार्य को करने में सक्षम है कि नहीं है। तो ये प्रावधान अब किया गया। पुराना प्रावधान ये था, जब भारत राज्य इसमें सक्षम हो गया तो इस प्रावधान को लागू कर दिया गया। अब ये भारत राज्य की सक्षमता पर, उनकी कैपेसिटी पर, उनकी जो आर्थिक क्षमता होगी उस पर डिपेंड करेगा कि भाई आप इस फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन को अभी जो 14 वर्ष तक आप रखे हैं इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, आप इसे हायर क्षेत्र में भी ले जा सकते हैं। तो ये भारत राज्य की सक्षमता की, उसकी जो आर्थिक संपन्नता की बात होगी वो बात है। और अब हम देखते हैं कि जो तीसरा भाग है जहां पर इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से बदलाव किया गया, वो कौन सा भाग है? वो भाग है भाग 4A। भाग 4A फंडामेंटल ड्यूटीज में भी प्रावधान किया गया। भाग 4 कैपिटल ए अनुच्छेद 51 कैपिटल ए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान का जो पार्ट 4 कैपिटल ए है वो फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है। किससे संबंधित है? फंडामेंटल ड्यूटीज से। और फंडामेंटल ड्यूटीज का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान में 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से लाया गया 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जो थे वो कुल फंडामेंटल ड्यूटीज जो बनाए गए वो 10 थे। लेकिन जो ये संशोधन अधिनियम है 2002, इसके माध्यम से अनुच्छेद 51 कैपिटल ए में एक क्लॉज जुड़ा गया, वो के है। और इसमें ये प्रावधान किया गया कि बच्चों के जो माता पिता या संरक्षक, जो उनके पेरेंट्स हैं या गार्जियन हैं, वो 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, उनके लिए उनको पढ़ने का माहौल उपलब्ध कराएंगे।
पढ़ने के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराएंगे। ये उनका कर्तव्य है, ये उनका आधारभूत कर्तव्य है। तो इसके माध्यम से ये प्रावधान किया गया। और अब देखिए, इसमें एक तो जो राइट टू एजुकेशन है उसको फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार का रूप प्रदान किया गया, और उसे भाग 4 में भी उसके माध्यम से बदलाव किया गया। और राज्य को ये निर्देश दिया गया कि वो 6 से 14 वो पार्ट 4 में 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनकी देखभाल करेगा और उनके लिए शिक्षा का प्रावधान करेगा। और पार्ट 4 कैपिटल ए आर्टिकल 51 कैपिटल ए में जो क्लास के जोड़ा गया उसके माध्यम से ये प्रावधान किया गया कि जो बच्चों के माता पिता हैं, जो गार्जियन हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है, उनका यह कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको पढ़ने का माहौल उपलब्ध कराएं, उनको पढ़ने का एटमॉस्फेयर उपलब्ध कराएं, घर पर वो व्यवस्था, वो सुविधाएं दें। भाई नहीं तो अगर मान लीजिए कोई बच्चा स्कूल जाता है, 4 घंटे 5 घंटे बिताता है, भाई बच्चे इससे ज्यादा क्या बिताएंगे? भाई 4 घंटे 5 घंटे उनके लिए बहुत है, वो घर स्कूल में बिताए। और जब वो बच्चा स्कूल से घर आ जाता है, और सपोज करिए, आप ये कल्पना करिए कि अगर वो बच्चा स्कूल में 4 घंटे 5 घंटे पढ़ता है, टीचर उसको पढ़ाता है, वही बच्चा जब स्कूल से घर आएगा, अगर वो घर पर रिवीजन नहीं करेगा या घर पर नहीं पढ़ेगा, घर पर ध्यान नहीं देगा, तो भाई स्कूल के भरोसे ही तो सारी चीजें संभव नहीं। क्योंकि एक टीचर से आप सब कुछ एक्सपेक्ट करें, उससे सब कुछ उम्मीद करें, तो ये उचित भी नहीं है और ऐसा संभव भी नहीं है। तो इसलिए जो माता पिता हैं, जो संरक्षक हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों की पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, उनको वो माहौल उपलब्ध कराएं कि बच्चे घर पर पढ़ें, बच्चे घर पर रिवीजन करें, जो स्कूल में टीचर ने पढ़ाया है उसके बारे में बच्चे आए, उनके गार्जियन उनसे पूछें और बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। तो इस प्रकार से जो ये 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम है, वो एक प्रकार से जहां बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार का रूप प्रदान करता है, वहीं दूसरी तरफ वो गार्जियन के ऊपर एक ड्यूटी भी उनको देता है कि भाई आप बच्चों को इस प्रकार का माहौल उपलब्ध कराएं कि बच्चे घर पर पढ़ें, आप उनकी तरफ ध्यान दें। ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका मौलिक कर्तव्य है कि आप बच्चों की शिक्षा की तरफ ध्यान दें। जब स्कूल में टीचर बच्चों को अच्छे से पढ़ाएगा और गार्जियन घर पर बच्चों को ध्यान देंगे, बच्चों की शिक्षा की तरफ ध्यान देंगे, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक ऐसा माहौल उपलब्ध कराएंगे, तो बच्चे पढ़ेंगे भाई और आगे बढ़ेंगे, उन्हें जानकारी होगी। और नहीं आप ये समझिए कि कोई बच्चा स्कूल में 4-5 घंटे बिताए और टीचर वहां उसको पढ़ा दे और घर पर हम ना ध्यान दे, बच्चा ना पढ़े, बच्चा घर पर रिवीजन ना करे और बच्चे को सब कुछ आ जाए, तो ऐसा संभव नहीं है, ये नहीं होने वाला है। एक टीचर की ही सारी जिम्मेदारी नहीं होती है, गार्जियन और बच्चा भी उसके लिए बराबर का जिम्मेदार है। तो मित्रों, इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही दूरगामी, बहुत ही एक जो गंभीर प्रयास है, एक गंभीर प्रावधान है, वो किया गया ताकि भारत में बच्चों को स्कूल लाया जा सके, बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, बच्चों के अंदर जो एक पढ़ने की प्रवृत्ति है, एक ललक है, ज्ञानार्जन की प्रवृत्ति है, उसको बढ़ाया जा सके। और इसके माध्यम से जो हमारा समाज है वो सुधरेगा और गार्जियन की भी बराबर की इसमें भूमिका है कि वो बच्चों को इस प्रकार का एक माहौल उपलब्ध कराए ताकि बच्चे पढ़ें। और मित्रों, ये जो संशोधन अधिनियम है, ये वास्तव में भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा ही क्रांतिकारी प्रावधान है और शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा ही क्रांतिकारी कदम माना जाता है, क्योंकि शिक्षा ही वह माध्यम है जिसकी वजह से, जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से आप बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं और बच्चों का जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है वो संभव हो सकता है, अदरवाइज और कोई माध्यम नहीं है। और शिक्षा के माध्यम से जब बच्चों का मानसिक विकास होगा, उनका बौद्धिक विकास होगा, वो चीजों को अच्छे से समझेंगे, वो चीजों के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे, तो चीजों को सही डायरेक्शन में देखने की कोशिश करेंगे और
जब वो किसी चीज के बारे में दूसरे लोगों को बताएंगे तो उसके जो सही भाव है उस चीज का, उससे भी लोगों को परिचित करा सकेंगे और इससे सोसाइटी शिक्षित होगी। और शिक्षा के माध्यम से जो हमारा लोकतंत्र है वो भी मजबूत होगा। और डेमोक्रेसी को मजबूती प्रदान करने में, डेमोक्रेसी को सही रास्ते पर संचालित करने में, सही रास्ते पर ले जाने में एजुकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और वैसे भी डेमोक्रेसी में जो वोटर होते हैं, जो मतदाता होते हैं, उनकी तो भाई कहने की बात ही क्या है, केंद्रीय भूमिका होती है। क्योंकि वोट के माध्यम से ही सरकारें बनती हैं, सरकारें बिगड़ती हैं, सरकारों का आना जाना, बनना बिगड़ना, आज ये सरकार कल वो सरकार, तो तमाम सारी चीजें जो है उसमें वोट के माध्यम से ही वो सारी चीजें होती हैं। तो एक बच्चा, एक आदमी, एक अच्छा नागरिक, एक सभ्य नागरिक, एक समझदार नागरिक तभी बनेगा जब उसे एजुकेशन उपलब्ध कराई जाएगी। और एजुकेशन के माध्यम से ही समाज और देश आगे बढ़ेगा। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पुनः मुलाकात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट, बाय।